नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज बिपिन चंद्र की भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की हमारी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और चर्चा करेंगे चैप्टर 14, गांधी जी का शुरुआती करियर और एक्टिविज्म। तो आज बात करते हैं गांधी जी की, लेकिन हाँ रुकिए, उन गांधी जी की नहीं जिन्हें हम सीधे राष्ट्रपिता या नोट पर छपी तस्वीर से पहचानते हैं। आज हम थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 1893। सोचिए, एक 24 साल का नौजवान मोहनदास करमचंद गांधी लंदन से बैरिस्टरी करके एकदम फ्रेश साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में उतरता है। दिमाग में क्या है? बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल केस सुलझाना है और फिर वापस इंडिया। महात्मा बनने का तो मतलब ख्याल भी नहीं होगा दूर दूर तक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी उस मोहनदास की है जिसके महात्मा बनने की जर्नी, वो सफर यहीं से शुरू हुआ। बिल्कुल। और देखिए, ये साउथ अफ्रीका वाला जो पीरियड है ना, ये समझना इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं वो बीज पड़े जिनसे आगे चलकर सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे विशाल आइडियाज निकले। हाँ। जिन्होंने फिर भारत की पूरी आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। ये उनके जीवन के वो फॉर्मेटिव ईयर्स थे। मतलब जहां एक नॉर्मल प्रोफेशनल वकील दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से टकराया और फिर एक जन नेता बनने की राह पर चल पड़ा। तो आज हम इसी शुरुआती स्ट्रगल, उन अनुभवों और उस ट्रांसफॉर्मेशन की परतें खोलेंगे एक तरह से। तो पहले ये समझते हैं कि गांधी जी जब 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहां भारतीयों का माहौल क्या था? देखिए, 1890 के आसपास से ही भारतीय वहां जाना शुरू हो गए थे। अच्छा। सबसे पहले पहुंचे थे इंडेंचर्ड लेबर, गिरमिटिया मजदूर। हाँ, गिरमिटिया। हाँ, इन्हें जो गोरे बगान मालिक थे, वाइट सेटलर्स, वो खासकर साउथ इंडिया से अपने गन्ने के खेतों में, शुगर प्लांटेशंस में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लाए थे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जैसा। एग्जैक्टली। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सुनने में जितना सीधा लगता है उतना था नहीं। ये बहुत सख्त था, एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ था। मतलब लगभग बंधुआ मजदूरी जैसा ही समझिए। बाप रे, मतलब सोच के अजीब लगता है, घर परिवार छोड़ के इतनी दूर। हाँ बिल्कुल, किन मजबूरियों में लोग गए होंगे। फिर इनके पीछे पीछे आए भारतीय व्यापारी, ट्रेडर्स। इनमें ज्यादातर मेमन मुस्लिम थे। ओके। ये अपना बिजनेस करने गए थे। ये थोड़े बेहतर आर्थिक स्थिति वाले लोग थे। और तीसरा ग्रुप था उन एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स का। अच्छा, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हाँ, जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो वहीं साउथ अफ्रीका में बस गए, अपनी छोटी मोटी दुकान खोल ली या कोई और काम करने लगे। और जाहिर है उनके बच्चे जो वहीं पैदा हुए, पले बढ़े। तो गांधी जी के आने से पहले ये 3 मेन ग्रुप्स थे भारतीयों के वहां: मजदूर, व्यापारी और पूर्व मजदूर व उनके परिवार। तो ये तीनों ग्रुप्स मतलब एक कम्युनिटी की तरह रहते थे, या इनमें भी कोई ऊंच नीच, कोई फासले थे? और जो गोरे रूलर्स थे, उनके सामने इनकी सोशल स्टैंडिंग क्या थी? मतलब समाज में कहाँ थे ये लोग? देखिए, एकता की बात करें तो वो बहुत कम थी। व्यापारी वर्ग शायद खुद को मजदूरों से थोड़ा बेहतर समझता था। सब अपने अपने स्ट्रगल्स में उलझे हुए थे। और जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी एजुकेशन की कमी, खासकर अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की। अच्छा। जो अमीर व्यापारी थे भी ना, उन्हें भी बस काम चलाओ अंग्रेजी आती थी, जिससे बस लेन देन हो जाए। और जहां तक सोशल स्टैंडिंग की बात है, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब नस्लीय भेदभाव, वो तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। मतलब डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे उन्हें कूली कहकर बुलाया जाता था। सोचिए, एक अमीर व्यापारी को भी कूली कहा जा रहा है। फुटपाथ पे नहीं चल सकते, रात 9 बजे के बाद बिना परमिट के घर से बाहर नहीं निकल सकते, ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर नहीं कर सकते। ये सब आम बातें थीं। तो क्या उन्होंने इसे मतलब अपनी किस्मत मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था? एक्सेप्ट तो शायद नहीं, लेकिन हाँ, एक तरह से शायद वो इसे अपनी नियति मान चुके थे। या शायद उन्हें पता ही नहीं था कि इस सिस्टमैटिक ऑपरेशन का, इस जुल्म का संगठित होकर मुकाबला कैसे करें। वो चेतना, वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शायद उस लेवल पर नहीं थी। कुछ लोग तो शायद ये भी सोचते होंगे कि भाई हमारे साथ ये बर्ताव इसलिए होता है क्योंकि हम अंग्रेजों जैसे सिविलाइज नहीं है, वेस्टर्नाइज नहीं है, हमारा रहन सहन अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है। अच्छा, मतलब वो खुद को ही दोष दे रहे थे एक तरह से। हाँ, शायद वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मसला उनके तौर तरीकों का है ही नहीं, मसला तो गोरी चमड़ी के अहंकार का, रेशियल सुपीरियॉरिटी की भावना का है। एक तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म था ये। और फिर इसी माहौल में 1893 में एंट्री होती है मोहनदास करमचंद गांधी की। डरबन पहुंचते हैं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। काम क्या? दादा अब्दुल्ला नाम के एक अमीर गुजराती व्यापारी हैं, उनका कोई कानूनी केस है,
वो सुलझाना है। मतलब शुरुआत में तो ये उनके लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल असाइनमेंट था, केस निपटाओ, पैसे कमाओ और वापस इंडिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। गांधी जी उस वक्त साउथ अफ्रीका पहुंचने वाले आम भारतीयों जैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो वहां आने वाले पहले भारतीय बैरिस्टर थे, पहले हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल थे। उनका पूरा बैकग्राउंड ही अलग था। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है मुझे लगता है। वो गुजरात की एक छोटी रियासत के दीवान के बेटे थे। परिवार की माली हालत उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, पर काठियावाड़ में उनके परिवार का नाम था, इज्जत थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लंदन में 3 साल रहकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी। अब लंदन में उन्हें शायद क्लास या रंग को लेकर कुछ सटल किस्म के भेदभाव महसूस हुए होंगे, पर साउथ अफ्रीका जैसा खुला, भद्दा, अपमानजनक नस्लीय भेदभाव वैसा नहीं झेला था। हाँ, वैसा उन्होंने पहले कभी नहीं झेला था, न इंडिया में न इंग्लैंड में। वो इस तरह के रेशियल इंसल्ट्स, नस्ली अपमान झेलने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये उनके लिए कल्चरल शॉक से कहीं ज्यादा था। ये उनके स्वाभिमान पर, उनकी डिग्निटी पर सीधा हमला था। बिल्कुल सही। और ये हमला उन्हें साउथ अफ्रीका पहुंचने के 1 हफ्ते के अंदर ही झेलना पड़ गया, जब वो अपना केस लड़ने के लिए डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। वो जो सफर था वो तो जैसे नस्ली अपमानों की एक दर्दनाक सीरीज बन गया उनके लिए। हाँ, वो ट्रेन वाला किस्सा तो बहुत फेमस है। हाँ, पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन वाला। फर्स्ट क्लास का टिकट जेब में है, वैलिड टिकट, लेकिन एक गोरे सहयात्री को उनका डिब्बे में बैठना बर्दाश्त नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों को बुलाया गया और उन्हें सामान समेत ट्रेन से बाहर फेंक दिया। बाप रे। सोचिए, कड़ाके की ठंड थी। पूरी रात उन्होंने स्टेशन के वेटिंग रूम में ठिठुरते हुए बिताई। उस 24 साल के नौजवान के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त? एक पढ़ा लिखा बैरिस्टर जिसके पास लीगल राइट है, उसके साथ ऐसा बर्ताव? ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं थी, ये उनके वजूद को नकारना था। और बात यही खत्म नहीं हुई। आगे जब उन्हें स्टेज कोच मतलब घोड़ा गाड़ी से जाना पड़ा तो फर्स्ट क्लास का टिकट था, फिर भी कोच के अंदर बैठने की जगह नहीं मिली। उन्हें बाहर ड्राइवर के बगल में एक गंदी बोरी पर बैठने को मजबूर किया गया। फिर जब कोच का कंडक्टर, जिसे लीडर कहते थे, वो खुद वहां बैठना चाहता था, तो उसने गांधी जी को पायदान पर पैरों के पास बैठने को कहा। गांधी जी ने इनकार कर दिया। भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल था। बिल्कुल। तो उस कंडक्टर ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। फिजिकल वायलेंस। हाँ, मारा उनको। ये तो मतलब अपमान की हद थी। और फिर जब वो किसी तरह जोहानिसबर्ग पहुंचे तो रात गुजारने के लिए होटल ढूंढने निकले। जिस भी होटल में गए, क्या जवाब मिला? नो रूम फॉर कलर्ड्स, या फिर बहाना कि सारे कमरे भरे हुए हैं। उफ। ये वो पोलाइट रेसिज्म था जो सीधे मुंह पर मना नहीं करता पर दरवाजे बंद कर देता है। आज भी हम देखते हैं ना कई बार। हाँ। शहरों में मकान किराए पर लेने में या किसी क्लब में एंट्री में लोगों को उनके नाम, धर्म या पहनावे की वजह से इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। ये कुछ वैसा ही था, बस ज्यादा खुला और लीगल तौर पर एक्सेप्टेड था उस टाइम। फिर किसी तरह दोस्तों की मदद से रात गुजारी, आगे प्रिटोरिया जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे, तो फिर फर्स्ट क्लास टिकट के लिए लड़ना पड़ा। रेलवे अधिकारी जानते थे नियम, फिर भी आनाकानी कर रहे थे। खैर, टिकट मिला, ट्रेन में बैठे तो वहां फिर एक गार्ड आ गया, बोला थर्ड क्लास में जाओ। फिर से गांधी जी ने फिर टिकट दिखाया, बहस की। इस बार किस्मत अच्छी थी कि डिब्बे में एक अंग्रेज यात्री था। उसने इंटरवीन किया। उसने कहा कि भाई, इस आदमी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, इसे यहीं बैठने का हक है। तब जाके वो गार्ड पीछे हटा। मतलब हर कदम पर स्ट्रगल, हर कदम पर अपमान। ये अनुभव तो किसी को भी तोड़ सकता था। बिल्कुल तोड़ सकता था, लेकिन गांधी जी टूटे नहीं, बल्कि इन अनुभवों ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। और शायद पहली बार उन्हें उस सिस्टम की क्रूरता का, उस जुल्म का पर्सनल लेवल पर एहसास हुआ जिससे साउथ अफ्रीका के हजारों भारतीय रोज गुजर रहे थे। प्रिटोरिया पहुंचते ही जहां उन्हें वो सिविल केस देखना था जिसके लिए वो आए थे, उन्होंने इंतजार नहीं किया। क्या किया उन्होंने? पहला काम उन्होंने ये किया कि वहां रह रहे भारतीयों की एक मीटिंग बुलाई। ये उनके अंदर के लीडर और ऑर्गेनाइजर का पहला साइन था। वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। अच्छा, उस मीटिंग में क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने उन लोगों से जो शायद सालों से ये सब झेल रहे थे चुपचाप? उन्हें मोबिलाइज करना आसान था क्या? आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, लेकिन गांधी जी ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कहीं। पहली, उन्होंने अपनी हेल्प ऑफर की। कहा कि जो भी भारतीय अंग्रेजी सीखना चाहता है वो उन्हें सिखाने को तैयार हैं, फ्री में। अच्छा, ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप था। हाँ, उन्होंने समझा कि लैंग्वेज कितना बड़ा बैरियर है अपनी बात रखने में, अंग्रेजों से कम्युनिकेट करने में। जैसे आज भी हम देखते हैं ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या सरकारी दफ्तरों में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर अंग्रेजी, कितनी जरूरी है अपनी बात मनवाने के लिए। बिल्कुल। दूसरी और ज्यादा अहम बात, उन्होंने लोगों को जगाया।
उन्हें समझाया कि ये जो अपमान हो रहा है, ये जो ऑपरेशन है, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सच के लिए लड़ना होगा। उन्होंने सिर्फ मीटिंग नहीं की, बल्कि प्रेस का इस्तेमाल भी किया। नेटाल एडवर्टाइजर नाम के अखबार को एक तीखा लेकिन बहुत लॉजिकल खत लिखा। क्या लिखा था उसमें? उसमें उन्होंने सीधे सवाल पूछा, इज दिस क्रिश्चियनिटी? इज दिस फेयर प्ले? इज दिस जस्टिस? इज दिस सिविलाइजेशन? आई पॉज फॉर अ रिप्लाई। मतलब, क्या यही ईसाई धर्म है? क्या यही ईमानदारी है? क्या यही न्याय है? क्या यही सभ्यता है? मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। ये एक बैरिस्टर का तर्क था, एक अपमानित इंसान का गुस्सा था और एक उभरते हुए लीडर की ललकार थी। कमाल है। मतलब साउथ अफ्रीका पहुंचे कुछ ही दिन हुए थे, वहां रुकने का कोई प्लान नहीं था, केस निपटाकर वापस जाना था। फिर भी उन्होंने वहां के भारतीयों के दुख दर्द को अपना समझा और उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी जगाने और इस रेसिज्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा भरने की कोशिश शुरू कर दी। ये उनके कैरेक्टर की डेप्थ दिखाता है। बिल्कुल। तो जिस काम के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका आए थे, वो दादा अब्दुल्ला का केस वो उन्होंने सक्सेसफुली निपटा दिया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोर्ट के बाहर ही दोनों पार्टियों में समझौता करवा दिया आर्बिट्रेशन से, जैसा कि वो हमेशा कोशिश करते थे। हाँ, उनकी कोशिश यही रहती थी। अब उनका काम खत्म हो चुका था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था, वापसी की तैयारी थी, सामान पैक हो चुका था। डर्बन में उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी भी रखी गई थी। लेकिन उसी शाम पार्टी के दौरान उनकी नज़र टेबल पर रखे एक अखबार नटाल मर्क्यूरी की एक छोटी सी खबर पर पड़ी। और वो खबर वो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हाँ, वो खबर क्या थी? वो खबर थी कि नटाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां की विधानसभा, वो एक नया कानून, एक बिल लाने वाली है जिससे भारतीयों से उनका वोट डालने का अधिकार, राइट टू वोट, छीन लिया जाएगा। डिसएनफ्रेंचाइजेशन। ओह, ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा झटका था। अभी तक जो भेदभाव सामाजिक और आर्थिक लेवल पर था, अब वो पॉलिटिकल लेवल पर भी इंस्टीट्यूशनलाइज होने जा रहा था। अगर ये बिल पास हो जाता तो भारतीयों की जो थोड़ी बहुत राजनीतिक आवाज थी वो भी खत्म हो जाती। वहां जो भारतीय मौजूद थे पार्टी में, खासकर जो व्यापारी वर्ग था, वो इस खबर से सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कितनी सीरियस बात है। वो फौरन गांधी जी के पास आए। उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की, मिन्नत की कि प्लीज आप अभी मत जाइए, कम से कम 1 महीना और रुक जाइए और इस बिल के खिलाफ हमारी लड़ाई को ऑर्गेनाइज कीजिए, हमारा नेतृत्व कीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोग ये खुद नहीं कर सकते, हमें इतनी अंग्रेजी नहीं आती कि हम पिटिशंस ड्राफ्ट कर सकें या गोरे अधिकारियों से बहस कर सकें, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। और गांधी जी, जो उस वक्त सिर्फ 25 साल के थे, वो सिचुएशन की ग्रेविटी समझ गए। उन्हें लगा कि जिस अन्याय के खिलाफ वो लोगों को जगा रहे थे, अब उससे लड़ने का वक्त आ गया है। ये पर्सनल अपमानों से आगे बढ़कर अब पूरे कम्युनिटी के अधिकारों की लड़ाई का सवाल था। उन्होंने उन लोगों की मदद करने का फैसला किया। वो 1 महीने रुकने के लिए तैयार हो गए और फिर, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो 1 महीना कब 20 साल में बदल गया, पता ही नहीं चला। 20 साल। हाँ, वो 1893 में आए थे और 1914 में, यानी लगभग 21 साल बाद, 45 साल की उम्र में, एक बिल्कुल बदले हुए इंसान के तौर पर साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। ये फैसला उस शाम लिया गया। वो 1 महीने रुकने का फैसला न सिर्फ गांधी जी की अपनी जिंदगी का, बल्कि साउथ अफ्रीका में भारतीय समुदाय के संघर्ष का और आखिरकार भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, सोचने वाली बात है। गांधी जी उस वक्त सिर्फ 25 साल के थे। उन्हें साउथ अफ्रीका आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। वहां उनसे ज्यादा उम्र वाले, ज्यादा अनुभवी, फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत भारतीय व्यापारी और नेता मौजूद थे। हाँ, थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये नौजवान बैरिस्टर, जो बाहर से आया था, इस पूरे स्ट्रगल का, इस संघर्ष का निर्विवाद नेता बन गया? लोगों ने उन्हें ही क्यों चुना? ये लीडरशिप उन्हें कैसे मिली? क्या वजह थी? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। आमतौर पर तो लीडरशिप तजुर्बे से, उम्र से या पैसे से आती है ना, खासकर उस जमाने में तो यही होता होगा। पर यहाँ एक 25 साल का लड़का, जिसे वहां का ज्यादा अनुभव भी नहीं था, वो लीडर बन गया। क्या ये सिर्फ इसलिए कि वो बैरिस्टर थे और अच्छी अंग्रेजी जानते थे, या कुछ और भी था इसके पीछे? देखिए, सिर्फ अंग्रेजी जानना या बैरिस्टर होना ही काफी नहीं था। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, नो डाउट, लेकिन इसके पीछे कुछ और गहरे कारण थे, जो गांधी जी की यूनिक पोजीशन और उनके पर्सनल अनुभवों से जुड़े थे। पहला और सबसे जरूरी कारण था उनका अपना अनुभव, खासकर वो अपमान जो उन्होंने झेले थे। वो ट्रेन वाला, कोच वाला। हाँ,
याद कीजिए, वो एक ब्रिटिश एजुकेटेड बैरिस्टर थे। उन्होंने वो अधिकार मांगे, जैसे फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट, होटल में कमरा, जो शायद उनसे पहले किसी भारतीय ने उस तरह से क्लेम करने की हिम्मत भी नहीं की थी, या शायद सोचा भी नहीं था कि वो इसके हकदार हैं। शायद बाकी भारतीय ये मान चुके थे कि ये सब चीजें उनके लिए हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ गोरों का प्रिविलेज है। एग्जैक्टली। या शायद वो यही सोचते थे कि उनके साथ ये भेदभाव इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अनफिट हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, अंग्रेजों जैसे नहीं हैं। लेकिन गांधी जी के अनुभवों ने, जो साउथ अफ्रीका में पहले वेस्टर्न एजुकेटेड भारतीय बैरिस्टर के अनुभव थे, इस धारणा को, इस मिथ को तोड़ दिया। कैसे? उन्होंने ये साफ कर दिया, खुद गांधी जी के लिए भी और दूसरे भारतीयों के लिए भी, कि ये भेदभाव भारतीयों की किसी कमी की वजह से नहीं हो रहा। ये पूरी तरह से व्हाइट रूलर्स की नस्लीय श्रेष्ठता, रेशियल सुपीरियरिटी की घिनौनी और गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकता पर आधारित था। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन था कि प्रॉब्लम व्यक्ति में नहीं, सिस्टम में है। ये एक स्ट्रक्चरल इशू है जिसे व्यक्तिगत तौर पर अच्छा बनकर या अंग्रेजों की नकल करके हल नहीं किया जा सकता। मतलब प्रॉब्लम सिस्टम में थी, लोगों के रहन सहन या तौर तरीकों में नहीं। ये समझ आना ही अपने आप में एक छोटी क्रांति की शुरुआत थी, कह सकते हैं। जैसे आज भी कई बार लोग सामाजिक समस्याओं के लिए विक्टिम को ही ब्लेम करने लगते हैं, हाँ बिल्कुल, बजाय कि उस पावर स्ट्रक्चर पे सवाल उठाने के जो समस्या को पैदा कर रहा है। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और दूसरा कारण इसी से जुड़ा है गांधी जी की यूनिक पोजीशन। वो उस वक्त वहां अकेले वेस्टर्न एजुकेटेड भारतीय बैरिस्टर थे। इस अकेलेपन ने ही उन्हें इंडिस्पेंसिबल बना दिया। मतलब उनके बिना काम नहीं चल सकता था, उनकी जरूरत आन पड़ी थी। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में टीम के पास एक ही बंदा हो जिसके पास वो स्पेसिफिक स्किल हो, तो चाहते न चाहते हुए भी लीडरशिप उसी के पास आ जाती है ना? हाँ हाँ, सही बात है। मतलब उनकी जरूरत थी लोगों को। एग्जैक्टली। और इसी वजह से ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जो अमीर, उम्रदराज, अनुभवी व्यापारी थे, उन्होंने खुद इस 25 साल के नौजवान को अपना नेता चुना। क्यों? क्योंकि केवल गांधी जी ही थे जो शासकों से उनकी भाषा में, यानी अंग्रेजी में, उनके कानूनी दौर में समझकर एक बराबरी के लेवल पर बात कर सकते थे। केवल वही उनके कॉम्प्लेक्स कानूनों और सरकारी सिस्टम की बारीकियों को समझ सकते थे। केवल वही इफेक्टिव पिटिशंस लिख सकते थे, प्रेस में आर्टिकल्स लिख सकते थे, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते थे और गोरे शासकों के सामने पूरे भारतीय समुदाय को रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये सिर्फ गांधी जी की इच्छा नहीं थी, बल्कि उनकी कैपेबिलिटी, उनकी योग्यता और उस वक्त की जरूरत थी जिसने उन्हें लीडरशिप सौंपी। वो सही मायने में राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम साबित हुए। तो ये थी कहानी उस शुरुआत की, कैसे एक नौजवान बैरिस्टर जो सिर्फ एक केस लड़ने साउथ अफ्रीका गया था, अपने पर्सनल अपमानों से आहत होकर फिर परिस्थितियों के दबाव में और अपनी यूनिक योग्यताओं के कारण वहां बसे भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई का सिंबल और लीडर बन गया। ये साउथ अफ्रीका का दौर उनके लिए एक लेबोरेटरी की तरह था, है ना, जहां उन्होंने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों को खोजा, तराशा और पहली बार टेस्ट किया। बिल्कुल, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल फिर उन्होंने इतने बड़े स्केल पर भारत की आज़ादी की लड़ाई में किया। लेकिन साउथ अफ्रीका का ये संघर्ष सिर्फ वोटिंग राइट्स तक ही नहीं रुका। ये तो बस पहला कदम था। बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत थी। आगे की कहानी और भी ज्यादा जटिल और भी ज्यादा मल्टी डायमेंशनल होती जाती है। उन्होंने न सिर्फ राजनीतिक और कानूनी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि भारतीय समुदाय के अंदर जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे छुआछूत, अशिक्षा, आपसी फूट, उस पर भी काम किया। उनका संघर्ष सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं था, बल्कि अपने समुदाय की आंतरिक कमजोरियों से भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। आज हम गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के सफ़र पर बात कर रहे हैं। ये कहानी काफ़ी लंबी है, मतलब लगभग 21 साल उन्होंने वहाँ गुजारे, पर हम कोशिश करेंगे कि इसके जो कोर एस्पेक्ट्स हैं उनको समझें, खासकर वो लर्निंग्स जो भारत वापस आने से पहले गांधी जी ने वहाँ गेन की। ये समझना क्रूशल है क्योंकि भारत में उनके मास लीडर बनने की पूरी फाउंडेशन, पूरी ज़मीन वहीं तैयार हुई थी। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ क्रोनोलॉजी नहीं है कि अच्छा पहले ये हुआ फिर वो हुआ। ये एक एवोल्यूशन की कहानी है। कैसे एक लंदन ट्रेन्ड बैरिस्टर जो शुरू में ब्रिटिश एम्पायर का लॉयल सब्जेक्ट था, वो धीरे धीरे कैसे एक रैडिकल मास लीडर बना जिसने उसी एम्पायर की नींव हिला दी। दक्षिण अफ्रीका असल में उनकी पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लैबोरेटरी थी, कह सकते हैं, जहां उन्होंने अपने सबसे पावरफुल हथियार सत्याग्रह को डेवलप और टेस्ट किया। तो कहानी शुरू करते हैं पहले फेज से।
है ना? रफली 1894 से 1906 तक का समय। इसे अक्सर उनके पॉलिटिकल वर्क का मॉडरेट फेज कहा जाता है। हाँ। इस दौरान उनका अप्रोच क्या था? मोस्टली पिटिशंस, अपील्स, मेमोरेंडा। हाँ, मतलब अर्जियां देना, याचिकाएं भेजना, दक्षिण अफ्रीका की सरकारों को भेजना, लंदन में बैठे कॉलोनियल सेक्रेटरी को लिखना, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक गुहार लगाना। बेसिकली सिस्टम के अंदर रहकर रूल्स फॉलो करते हुए चेंज लाने की कोशिश। हाँ, और ये उस दौर के पढ़े लिखे भारतीयों की टिपिकल सोच थी, सिर्फ गांधी जी की नहीं। एक उम्मीद थी, एक भरोसा था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस और फेयर प्ले पर। लगता था कि अगर लंदन में बैठे बड़े अधिकारियों को जमीनी हकीकत यानी डिस्क्रिमिनेशन और अन्याय के फैक्ट्स सही से बताए जाएं, तो वो जरूर इंटरवीन करेंगे। अच्छा। आखिर भारतीय भी तो क्वीन विक्टोरिया की प्रजा थे। ये बिलीफ था कि दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन में है, पॉलिसी में नहीं। जैसे आजकल भी कई बार लगता है ना कि शायद ऊपर तक बात पहुंच नहीं रही, वरना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। हाँ, सही बात है। और इस कोशिश में एक बड़ा चैलेंज था भारतीयों को यूनाइट करना। वहां भी तो भारत जैसी डाइवर्सिटी थी। व्यापारी थे, गिरमिटिया मजदूर थे, मतलब इंडेंचर्ड लेबरर्स, उनके बच्चे थे। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, तमिल, गुजराती, उत्तर भारतीय, सबके इंटरेस्ट्स अलग, कंसर्न्स अलग। इन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, एक कलेक्टिव वॉइस बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल फीट था उस वक्त। और यहीं गांधी जी का पहला बड़ा इंसाइट दिखता है। किसी भी सस्टेन्ड मूवमेंट को चलाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन, ये दो पहिए जरूरी हैं। मतलब स्ट्रक्चर और नैरेटिव। स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि एक प्रेशर ग्रुप, एक प्लेटफॉर्म जहां भारतीय मिल सकें, अपनी परेशानियां डिस्कस कर सकें और कलेक्टिवली अपनी आवाज उठा सकें। जैसे आजकल रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस होती हैं, ये ट्रेड यूनियंस होती हैं। अच्छा, आरडब्ल्यूए की तरह। और नैरेटिव सेट करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया। हाँ। ये सिर्फ खबरें छापने का जरिया नहीं था मेरे ख्याल से। ये कम्युनिटी को एजुकेट करना, उन्हें उनके राइट्स के बारे में बताना, बिल्कुल, गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्रिटिक करना, और सबसे बढ़कर एक शेयर्ड आइडेंटिटी और पर्पस क्रिएट करने का टूल था। सोचिए उस जमाने में बिना सोशल मीडिया के एक न्यूज़पेपर कितनी पावरफुल चीज रही होगी कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए। एग्जैक्टली। और इस मॉडरेट फेज में गांधी जी की अपनी स्किल्स भी निखर कर सामने आई। वो एक ऑर्गेनाइजर बने, फंड रेजर बने, क्योंकि कांग्रेस और अखबार चलाने के लिए पैसा तो चाहिए था। एक इफेक्टिव जर्नलिस्ट बने और अपनी बात को फैलाने वाले प्रोपेगेंडिस्ट भी। एक वकील से वो कम्युनिटी लीडर बनने की राह पर चल पड़े थे, कह सकते हैं। ये स्किल्स उन्होंने भारत आने के बाद खूब इस्तेमाल की। लेकिन 1906 आते आते ये साफ होने लगा था कि ये मॉडरेट तरीके, ये चिट्ठियां और याचिकाएं ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रही। जैसे हम कितनी ही ऑनलाइन पिटीशन साइन कर दें या एमपीज को ईमेल्स लिख दें, कई बार लगता है कि पावर स्ट्रक्चर पर कोई असर ही नहीं हो रहा। सही कहा। गांधी जी को भी ये रियलाइजेशन हुआ कि सिर्फ अपील करने से, गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनेगी। Something more radical was needed. और यहीं से शुरू होता है दूसरा और ज्यादा ड्रामेटिक फेज, 1906 के बाद का दौर। इसमें पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस का तरीका अपनाया गया। गांधी जी ने इसके लिए सत्याग्रह शब्द गढ़ा, सत्य के लिए आग्रह, ट्रूथ फोर्स। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, इसमें एक मॉरल और स्पिरिचुअल डायमेंशन भी था। अच्छा, तो इसकी इमीडिएट ट्रिगर क्या थी? इसकी ट्रिगर बनी ट्रांसवाल सरकार का एक नया कानून। इस कानून के तहत हर भारतीय मर्द, औरत और 8 साल से ऊपर के बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी था। सबके लिए? हाँ, सबके लिए। उन्हें एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिस पर उनकी उंगलियों के निशान होंगे, और ये सर्टिफिकेट उन्हें हमेशा अपने पास रखना होगा। पुलिस कभी भी मांग सकती थी। अरे बाप रे! Imagine a law today targeting a specific community, forcing them to carry special IDs with biometric data at all times. हाँ। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल नहीं था, ये नस्लीय भेदभाव था। भारतीयों को क्रिमिनलाइज करने और उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करने का तरीका था। डीपली ह्यूमिलिएटिंग। जाहिर है, भारतीय समुदाय में जबरदस्त गुस्सा था। 11 सितंबर 1906 को जोहानिसबर्ग के एम्पायर थिएटर में एक मास मीटिंग हुई। हजारों भारतीय मौजूद थे और सबने कसम खाई कि वो इस काले कानून को, इस ब्लैक एक्ट को नहीं मानेंगे, भले इसका अंजाम कुछ भी हो,
जुर्माना, जेल या देश निकाला। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब बात सिर्फ अपील्स की नहीं थी, अब डायरेक्ट एक्शन, कॉन्फ्रंटेशन की तैयारी थी। इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज करने के लिए गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाया। जी। गांधी जी समेत कई लीडर्स को गिरफ्तार किया गया। हाँ, और कोर्ट में उन सब ने अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ, हमने कानून तोड़ा है, क्योंकि ये कानून अन्यायपूर्ण है और हम सजा भुगतने को तैयार हैं। ये सत्याग्रह का कोर प्रिंसिपल था, विलिंगली एक्सेप्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग एन अनजस्ट लॉ। और फिर तो जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया। हाँ, लोगों के मन से जेल का डर निकलने लगा। कहते हैं मजाक में लोग जेल को किंग एडवर्ड्स होटल कहने लगे थे। अच्छा। जब हुकूमत का सबसे बड़ा डर लॉस ऑफ फ्रीडम ही खत्म हो जाए तो हुकूमत की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। नंबर्स बढ़ते गए, 150 से ज्यादा लोग जेल में थे। तब जनरल स्मट्स जो सरकार में थे थोड़े परेशान हुए होंगे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया, एक समझौता हुआ। स्मट्स ने कहा कि अगर भारतीय स्वेच्छा से मतलब वॉलंटरीली रजिस्टर कर लें तो ये कंपल्सरी कानून वापस ले लिया जाएगा। ओके। गांधी जी मान गए। उन्हें लगा शायद बीच का रास्ता निकल आए। उन्होंने खुद सबसे पहले रजिस्टर किया। लेकिन ये एक धोखा साबित हुआ। स्मट्स अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने कहा कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशंस तो ठीक हैं, पर कानून तो रहेगा। बेसिकली ही डबल क्रॉस देम। अरे! भारतीयों को लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसके जवाब में एक और मास मीटिंग हुई और लोगों ने गुस्से में अपने वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स जला दिए। वाओ! इमेजिन दिस सीन, हजारों लोग पब्लिकली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जला रहे हैं। ये डिफाइंस का कितना पावरफुल सिंबल रहा होगा। बिल्कुल। बात यही नहीं रुकी। सरकार एक और कानून ले आई, इस बार एशियंस के इमिग्रेशन पर और सख्ती करने के लिए, खासकर ट्रांसवाल में। अच्छा, एक और कानून। हाँ, तो अब आंदोलन का मुद्दा सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहा, इमिग्रेशन राइट्स भी जुड़ गए। अगस्त 1908 में नटाल के कुछ प्रोमिनेंट भारतीय जानबूझकर बिना परमिट के ट्रांसवाल में घुसे, नए इमिग्रेशन लॉ को चैलेंज करने के लिए। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। और ट्रांसवाल में जो भारतीय रह रहे थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट के नए तरीके निकाले। कई फेरी वालों ने, मतलब हॉकर्स ने, बिना लाइसेंस के सामान बेचना शुरू कर दिया। हाँ। जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस थे भी, उन्होंने दिखाने से इनकार कर दिया। मकसद था जेल भरना। हाँ बिल्कुल। गांधी जी खुद अक्टूबर 1908 में फिर गिरफ्तार हुए। इस बार उन्हें हार्ड लेबर की सजा मिली, पत्थर तोड़ने का काम, सफाई का काम। ये दिखाता है कि वो सिर्फ आर्मचेयर लीडर नहीं थे, वो खुद फ्रंटलाइन पर थे। वही मुश्किलें झेल रहे थे जो आम सत्याग्रही झेल रहा था। सही बात है, लेकिन सरकार भी कहाँ मानने वाली थी। जब जेल भेजने से भी आंदोलन नहीं रुका तो उन्होंने दूसरी टैक्टिक्स अपनाई होंगी। बिल्कुल। डिपोटेशन, खासकर गरीब भारतीयों को पकड़कर वापस भारत भेजना शुरू कर दिया। व्यापारियों पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला गया, उनके लाइसेंस रद्द करने की धमकी, उनका माल जब्त करने की धमकी। ये क्लासिक डिवाइड एंड रूल और कमजोर कड़ी को तोड़ने की कोशिश थी। सरकार समझ रही थी कि आंदोलन की जान आम लोग हैं। अगर उन्हें डरा दिया जाए, उनका जीना मुश्किल कर दिया जाए, तो शायद आंदोलन टूट जाए। और एक समय ऐसा आया भी जब आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया। हाँ, मतलब जो हार्डकोर सत्याग्रही थे वो तो जेल आते जाते रहे, पर आम लोगों में फटीग दिखने लगी थी। रोज रोज की लड़ाई, रोजी रोटी का सवाल, परिवार की चिंता, ये सब नेचुरल था। संघर्ष लंबा खिंच रहा था और जीत दूर नजर आ रही थी। गांधी जी 1909 में एक डेलीगेशन लेकर लंदन भी गए, फिर से ब्रिटिश सरकार से गुहार लगाने, पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। फाइनेंशियली भी मुश्किल बढ़ रही थी। सत्याग्रहियों के परिवारों को सपोर्ट करना था, इंडियन ओपिनियन को जिंदा रखना था। गांधी जी का अपना वकालत का काम तो 1906 से ही ठप पड़ा था। हाँ, ये दिखाता है कि ऐसे मूवमेंट्स को सस्टेन करना कितना मुश्किल होता है। इसमें कितना पर्सनल सैक्रिफाइस लगता है, खासकर लीडरशिप को। इसी मुश्किल दौर में एक बहुत क्रिएटिव सोल्यूशन निकला, टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना। हाँ, टॉल्स्टॉय फार्म। गांधी जी के एक अमीर जर्मन दोस्त थे, हर्मन कॉलनबैक। उन्होंने 1100 एकड़ जमीन दी जोहानिसबर्ग के पास। अच्छा। यहाँ सत्याग्रहियों और उनके परिवारों के लिए कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई गई। अच्छा। मकसद था कि लोग आत्मनिर्भर बने, साथ मिलकर रहे, खेती करें, सीखें और आंदोलन जारी रख सकें बिना इस चिंता के कि उनके घर का क्या होगा। ये एक तरह से फ्यूचर के गांधी आश्रमों का ब्लूप्रिंट था। ये कमाल का प्रयोग था, कम्युनिटी लिविंग और सेल्फ सफिशिएंसी का। जी। बच्चे पढ़ते थे, बड़े खेती और दूसरे काम करते थे, सब मिलकर रहते थे। और इसी मुश्किल वक्त में भारत से भी सिग्निफिकेंट हेल्प आई है ना। हाँ बिल्कुल। सर रतन टाटा ने 25,000 रुपए भेजे। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी। वाओ।
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, यहां तक कि हैदराबाद के निजाम ने भी फंड्स भेजे। ये दिखाता है कि साउथ अफ्रीका का संघर्ष अब सिर्फ वहीं के भारतीयों का मुद्दा नहीं रह गया था, इट हैड गेन्ड नेशनल अटेंशन एंड सपोर्ट इन इंडिया। सही। 1911 में किंग जॉर्ज V के कॉरोनेशन के मौके पर माहौल थोड़ा नरम हुआ। एक प्रोविजनल सेटलमेंट हुआ, सरकार ने कुछ रियायतें देने का वादा किया। इसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते थे, साउथ अफ्रीका आए। हाँ, गोखले जी। सरकार ने उनका खूब स्वागत किया, उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया। गोखले को भरोसा दिलाया गया कि भारतीयों के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, खासकर वो 3 पाउंड वाला पोल टैक्स, वो हटा लिया जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। सरकार अपने वादे से फिर मुकर गई, पोल टैक्स हटाया नहीं गया। और 1913 में एक और चिंगारी भड़की। साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसने नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस को इनवैलिडेट कर दिया। क्या मतलब? यानी हिंदू, मुस्लिम, पारसी रीति रिवाजों से हुई शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि वो सिविल रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड ना हो। अरे, इसका मतलब तो ज्यादातर भारतीय शादियां इलीगल हो गईं। हाँ, और उन शादियों से पैदा हुए बच्चे इलेजिटिमेट। पत्नियों का दर्जा पत्नियों का नहीं रहा, वो लीगली कॉन्क्यूबाइंस बन गई। ये तो बहुत ही अपमानजनक था। बिल्कुल। ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं था, ये भारतीय समाज के फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उनके धर्म, उनकी इज्जत, खासकर महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला था। इसने उन लोगों को भी झकझोर दिया जो शायद अब तक आंदोलन से दूर थे। विमेन फेल्ट पर्टिकुलरली आउटरेज्ड। हाँ, समझ सकती हूँ। और इस अपमानजनक फैसले ने पोल टैक्स के मुद्दे के साथ मिलकर 1913 में सत्याग्रह के फाइनल फेज की जमीन तैयार की। इस बार आंदोलन का स्केल बहुत बड़ा होने वाला था। हाँ, गांधी जी ने तय किया कि अब निर्णायक लड़ाई होगी। इसमें 2 नए एलिमेंट जुड़े। पहला, पोल टैक्स का विरोध, जिसने गरीब इंडेंचर्ड और एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स को सीधे तौर पर अफेक्ट किया। ये 3 पॉइंट का सालाना टैक्स उनकी मामूली कमाई पर बहुत बड़ा बोझ था। इस पोल टैक्स की वजह से हजारों मजदूर, जो शायद पहले रजिस्ट्रेशन या इमिग्रेशन जैसे मुद्दों से खुद को उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे, अब आंदोलन में कूद पड़े। सत्याग्रह अब सही मायनों में एक मास मूवमेंट बनने जा रहा था। एलीट या मिडिल क्लास तक सीमित ना रहकर वर्किंग क्लास तक पहुंच रहा था। और दूसरा एलिमेंट था महिलाओं की अभूतपूर्व भागीदारी, ट्रिगर्ड बाय द मैरिज लॉ रूलिंग। बिल्कुल। अभियान की शुरुआत नाटकीय ढंग से हुई। कस्तूरबा गांधी समेत 16 सत्याग्रही फिनिक्स सेटलमेंट, नटाल से चले और इल्लीगल तरीके से ट्रांसवाल में एंटर हुए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर टॉल्स्टॉय फार्म, ट्रांसवाल से 11 महिलाओं का ग्रुप चला। उन्होंने भी इलीगल तरीके से नेटल में एंटर किया और वहां न्यू कासल नाम के माइनिंग टाउन पहुंची। अच्छा। वहां उन्होंने खदानों में काम करने वाले भारतीय मजदूरों से, जो ज्यादातर तमिल थे, हड़ताल पर जाने की अपील की। इन महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, पर उनकी अपील काम कर गई। मजदूर हड़ताल पर चले गए। इमेजिन द करेज ऑफ दीज विमेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। सच में। गांधी जी खुद न्यूकासल पहुंचे हड़ताल को लीड करने। माइन ओनर्स ने बदला लेने के लिए मजदूरों के क्वार्टरों की बिजली पानी काट दी, उन्हें स्टाव आउट करने की कोशिश की। तब गांधी जी ने एक ऑडेशियस प्लान बनाया। इन हजारों मजदूरों, उनके बीवी बच्चों को, करीब 2000 से ज्यादा लोग थे, वो उनको लेकर नेटल से ट्रांसवाल तक एक ग्रेट मार्च निकालने का। ग्रेट मार्च? हाँ, प्लान था कि ये सब ट्रांसवाल जाकर अपनी गिरफ्तारी देंगे, वहां की जेलें भर देंगे। वाह, ये एक एपिक मार्च रहा होगा। हजारों निहत्थे लोग शांति से, डिसिप्लिन तरीके से अपने लीडर के पीछे चल रहे हैं, कानून तोड़ने और जेल जाने के लिए। बिल्कुल। रास्ते में गांधी जी को 3 बार गिरफ्तार किया गया, रिहा किया गया, फिर गिरफ्तार करके 9 महीने की सजा दे दी गई। पर लोग नहीं रुके, वो चलते रहे जब तक कि सरकार ने उन्हें ट्रेनों में भरकर वापस नेटाल नहीं भेज दिया, जहां उन पर मुकदमे चले और जेल भेज दिया गया। और जेलों में इन सत्याग्रहियों के साथ जो सुलूक हुआ वो बहुत ब्रूटल था, जैसा आपने बताया। हाँ, बहुत। उन्हें भूखा रखा गया, कोड़े मारे गए, खदानों में जबरन काम करवाया गया। खुद गांधी जी को पत्थर तोड़ने और कंपाउंड साफ करने का काम दिया गया। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, हथकड़ी बेड़ी पहनाकर अदालत ले जाया गया। सरकार की पूरी कोशिश थी कि इस रेजिस्टेंस को कुचल दिया जाए, फिजिकल फोर्स से, ह्यूमिलिएशन से। लेकिन इस रिप्रेशन का उल्टा असर हुआ होगा।
बिल्कुल। पूरे साउथ अफ्रीका में भारतीय समुदाय में जबरदस्त गुस्सा फैल गया। बागानों में, खदानों में, फैक्ट्रियों में स्पॉन्टेनियस स्ट्राइक्स होने लगीं। भारत में गोखले जी ने तूफानी दौरे किए, पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज किया। बात इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गई। और वाइसरॉय ने भी निंदा की थी। हाँ, भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंज ने पब्लिकली साउथ अफ्रीकन सरकार की निंदा की, इसे अनसिविलाइज्ड बताया और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की मांग की। ये बहुत अनयूजुअल था कि ब्रिटिश एम्पायर का एक टॉप ऑफिशियल दूसरे हिस्से की गवर्नमेंट को कंडेम कर रहा था। वर्ल्ड ओपिनियन भी सरकार के खिलाफ हो रहा था, प्रेशर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार जनरल स्मुट्स को झुकना पड़ा। नेगोशिएशंस का एक नया दौर शुरू हुआ। हाँ, जिसमें गांधी जी, जिन्हें रिहा कर दिया गया था, स्मुट्स, वाइसरॉय के प्रतिनिधि CF एंड्रूज शामिल थे। एक समझौता हुआ जिसे स्मुट्स गांधी अग्रीमेंट 1914 कहा जाता है। और इस समझौते में क्या हुआ? इस समझौते के तहत भारतीयों की मेन डिमांड्स मान ली गईं। 3 पाउंड का पोल टैक्स अबॉलिश कर दिया गया। अच्छा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाला मसला हल हो गया। भारतीय रीति रिवाजों से हुई शादियों को लीगल रिकॉग्निशन मिल गई और फ्यूचर इमिग्रेशन के सवाल पर भी सिंपैथेटिक कंसिडरेशन का वादा किया गया। तो ये सत्याग्रह की नॉन वायलेंट मास एक्शन की एक बड़ी जीत थी। हाँ, बिल्कुल। इसने साबित किया कि मॉरल फोर्स और कलेक्टिव स्ट्रगल से एंट्रेंच्ड पावर स्ट्रक्चर्स को भी चैलेंज किया जा सकता है। तो साउथ अफ्रीका का ये पूरा एक्सपीरियंस गांधी जी के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड था, एक क्रूसिबल, जिसने उन्हें तपाकर वो लीडर बनाया जो वो भारत लौटे। मॉडरेट पॉलिटिक्स की लिमिटेशन समझी, सत्याग्रह का हथियार इजाद किया, मास मोबिलाइजेशन सीखा। हाँ, इंटर कम्युनिटी यूनिटी बनाने की कोशिश की, पर्सनल सैक्रिफाइस का मतलब समझा और नॉन वायलेंस की ताकत को देखा। और सोचने वाली बात यह है कि ये सारे लेसन्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, सत्याग्रह, मास पार्टिसिपेशन, खासकर वर्कर्स और वुमेन की। हाँ, जेल का डर तोड़ना। हाँ, ब्रेकिंग द फियर ऑफ जेल, मैनेजिंग इंटरनल डाइवर्सिटी, लेवरेजिंग पब्लिक ओपिनियन, ये सब भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कितने काम आए होंगे। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका ने उन्हें वो स्ट्रेटेजिक और मॉरल टूल किट दी जिसके बिना शायद भारत की आजादी की लड़ाई का रूप कुछ और होता। सही कहा। इस पर और भी बहुत कुछ है बात करने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछला हिस्सा जो था वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी के तरीकों के विकास पर था, है ना? हाँ। अब देखते हैं कि वो अनुभव भारत में कैसे आया। हाँ, बिल्कुल। दक्षिण अफ्रीका, देखिए, उनके लिए एक तरह की R&D लैब जैसी थी। अच्छा। जहां उन्होंने वो अपना अहिंसक सविनय अवज्ञा, मतलब नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस का जो तरीका है वो डेवलप किया और वो कामयाब भी रहा काफी हद तक। हाँ, मतलब इसने वहां सरकार को, विरोधियों को बातचीत की मेज पर आने और कुछ मांगे मानने पर मजबूर किया। हाँ, तो मतलब जो गांधीवादी तरीके का ब्लूप्रिंट था, हाँ, वो वहीं तैयार हो गया था। बिल्कुल वहीं। और फिर वो इस ब्लूप्रिंट को लेकर भारत आए, एक बहुत बड़े, मतलब कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स देश पर इसे इम्प्लीमेंट करने। हाँ, ये सोचकर ही लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा उनके सामने। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि दक्षिण अफ्रीका के उस अनुभव ने उन्हें इतने बड़े भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के मंच के लिए कैसे तैयार किया। सोर्स से बताता है कि उन्हें वहां गरीब भारतीय मजदूरों का नेतृत्व करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। हाँ। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे आम लोग त्याग कर सकते हैं, मुश्किल झेल सकते हैं। हाँ, और ये अनुभव बहुत क्रूशल था। इससे जो भारतीय जनता है, मतलब इंडियन मैसेज, उनके पोटेंशियल में उनका विश्वास जगा। अच्छा। उन्हें ये कन्विक्शन हुई कि अगर कोई मुद्दा लोगों के दिलों को छू जाए ना, तो वो बड़े से बड़े आंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं, बलिदान भी दे सकते हैं। सही बात है। और ये विश्वास उनके लिए भारत में बहुत जरूरी साबित हुआ। यहाँ तो करोड़ों लोगों को साथ लाना था। उन्हें ये पता चल गया था कि आम आदमी में वो चिंगारी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और सोर्स ये भी कहता है कि सिर्फ गरीब मजदूर ही नहीं थे, उनके फॉलोअर्स में जबरदस्त डाइवर्सिटी थी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सब एक साथ। हाँ, हाँ। आज भी ये कितना मुश्किल लगता है कई बार, उस जमाने में तो ये और भी बड़ी बात रही होगी। निश्चित रूप से। और सिर्फ धर्म ही नहीं, आप देखिए क्षेत्र भी अलग अलग थे। जैसे ज्यादातर गुजराती और तमिल भाषी लोग थे। सोशल क्लासेस भी अलग थे। अमीर व्यापारी गरीब इंडेंचर्ड लिबरर्स के साथ खड़े थे। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रही थीं। क्या बात है। तो ये जो विविधता का अनुभव था, ये एक तरह से मिनी इंडिया को लीड करने जैसा था। इसने उन्हें सिखाया कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड्स और इंटरेस्ट वाले लोगों को एक कॉमन कॉज के लिए एकजुट करना है। ये स्किल भारत में उनके काम को डिफाइन करने वाली थी आगे चलकर। सोर्स में एक और बात है जो थोड़ी चौंकाती है,
कि लीडरशिप में सिर्फ दुश्मन से ही नहीं निपटना पड़ता, कभी-कभी अपने ही जोशीले फॉलोअर्स के गुस्से और नासमझी से भी जूझना पड़ता है। हाँ, ये तो है। वो 1896 में डर्बन वाला वाकया याद आता है, जब गोरी भीड़ ने उनका पीछा किया, घर घेर लिया। खून की प्यासी थी भीड़, उन्हें जान बचाने के लिए भेस बदल कर निकलना पड़ा। मतलब बिल्कुल किसी थ्रिलर फिल्म जैसा सीन लगता है ये तो। सही में। और दूसरा वाकया भी था जब एक भारतीय पठान फॉलोअर, जो सरकार के साथ हुए किसी समझौते से शायद नाराज था, उसने गांधी जी पर हमला कर दिया था। हाँ। इससे गांधी जी ने एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सबक सीखा कि नेताओं को अक्सर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो उनके सबसे पैशनेट सपोर्टर्स को भी पसंद नहीं आते। ये आज भी कितना रेलेवेंट लगता है ना? चाहे पॉलिटिक्स हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, अरे भाई फैमिली में भी देख लीजिए, जो जिम्मेदारी लेता है उसे कई बार अनपॉपुलर डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब संक्षेप में कहें तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी जगह साबित हुई जहां गांधी जी अपनी राजनीतिक सोच, अपनी लीडरशिप स्टाइल उसको रिफाइन कर सके। हाँ। अपनी संघर्ष की नई टेक्निक्स जो सत्याग्रह थी उसको टेस्ट कर सकें, वो भी बिना किसी क्या कहते हैं भारत की जो जटिल राजनीतिक खींचतान थी या अलग अलग गुटों का दबाव था उसके बिना। बिल्कुल। उन्हें अपनी स्किल्स को हॉन करने का एक तरह से कहे तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिल गया। सही। हाँ, वो वहाँ मॉडरेट फेस की पॉलिटिक्स, मतलब वो याचिकाएं देना, गिड़गिड़ाना, उससे निकलकर पूरी तरह गांधीयन फेज में आ चुके थे। अच्छा। उन्हें अपने तरीके की ताकत और कमजोरियां, मतलब वीकनेसेस, दोनों पता थीं और उन्हें पूरा यकीन था, पूरा कन्विक्शन था कि यही सबसे कारगर और नैतिक रास्ता है। वो पूरी तैयारी और कन्विक्शन के साथ भारत लौट रहे थे। तो जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे। जोरदार स्वागत हुआ उनका। और दिलचस्प बात यह है कि उनका जो दक्षिण अफ्रीका का काम था वो सिर्फ पढ़े लिखे तबके तक ही सीमित नहीं था। सोर्स ये बताता है कि हरिद्वार कुंभ मेले में आम जनता भी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ी थी। सोचिए, बिना सोशल मीडिया, बिना किसी पीआर के उनकी रेप्यूटेशन जमीनी स्तर तक पहुंच चुकी थी। हाँ, ये कमाल की बात है। और उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने तो उन्हें पहले ही पहचान लिया था। हाँ। उन्होंने कहा था कि गांधी जी में वो नायकों और शहीदों वाले गुण हैं, मतलब अ स्टफ ऑफ विच हीरोज एंड मार्टर्स आर मेड। हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा गहरी बात गोखले ने नोटिस की कि गांधी जी में आम लोगों को नायक और शहीद बनाने की अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति है। अ मार्वेलस स्पिरिचुअल पावर टू टर्न ऑर्डिनरी मेन अराउंड हिम इनटू हीरोज एंड मार्टर्स। क्या बात है! ये लीडरशिप की असली पहचान है मुझे लगता है। खुद हीरो बनने से ज्यादा जरूरी है कि आप दूसरों में हीरोइज्म जगा पाएं। बिल्कुल। गोखले की सलाह पर और अपने स्वभाव के अनुसार भी शायद गांधी जी ने एक अनोखा फैसला लिया कि भारत आने के बाद पहले साल वो किसी भी पॉलिटिकल इश्यू पर कोई पब्लिक स्टैंड नहीं लेंगे। हाँ, बस देश घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, स्थिति को समझेंगे खुद, और अहमदाबाद में अपना आश्रम स्थापित करेंगे। आज के जमाने से कितना अलग अप्रोच है ये। आजकल तो आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। हाँ, ये उनका सिग्नेचर स्टाइल था। पहले जमीन को समझो, फिर दखल दो, पूरा होमवर्क करो पहले। अगले साल भी वो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे, यहां तक कि उस समय जो जोर पकड़ रहा था होम रूल मूवमेंट, उससे भी दूर रहे। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका जो नजरिया था वो उस वक्त भारत में चल रही किसी भी प्रमुख राजनीतिक धारा से मेल नहीं खाता था, चाहे वो मॉडरेट्स हों या होम रूलर्स हों। अच्छा, सोर्स भी यही कहता है कि मॉडरेट तरीकों, यानी वो पिटीशंस और अपील्स वाले तरीकों से उनका भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। उन्हें लगता था ये कॉलोनियल मास्टर्स के सामने गिड़गिड़ाने जैसा है। हाँ। लेकिन वो होम रूलर्स से भी पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जब अंग्रेज मुश्किल में है, तब मौके का फायदा उठाकर होम रूल के लिए आंदोलन करना वो नैतिक रूप से सही नहीं है। ये भी एक दिलचस्प पहलू है उनके चरित्र का। हाँ, लेकिन इन सबसे बढ़कर उनके मन में एक गहरा यकीन था कि ये जो मौजूदा तरीके हैं ना, ये फंडामेंटली फ्लॉड है। असली जवाब, एकमात्र जवाब, वो सत्याग्रह में है। दक्षिण अफ्रीका का अनुभव उनके साथ था। राइट। उन्होंने खुद ये कहा भी कि वो किसी मौजूदा संगठन से तभी जुड़ेंगे जब वो उसकी पॉलिसी को प्रभावित कर सकें, ना कि उससे प्रभावित हों। और उन्हें बदलने के लिए किसी नई रोशनी को खास तौर से चमकदार होना होगा। मतलब न्यू लाइट विल हैव टू बी स्पेशली डैज़लिंग। मतलब साफ था वो अपनी शर्तों पर आएंगे, अपने तरीके से काम करेंगे। हाँ, वो किसी बने बनाए ढांचे में फिट नहीं होना चाहते थे। यानी उन्होंने एक तरह से लाइन खींच दी थी कि वो उसी आंदोलन या संगठन का हिस्सा बनेंगे जो अहिंसक सत्याग्रह को संघर्ष के मुख्य हथियार के रूप में अपनाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी जी किनारे बैठकर बस तमाशा देख रहे थे।
1917 और 1918 की शुरुआत में वो 3 महत्वपूर्ण संघर्षों में शामिल हुए। बिहार में चंपारण, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल और गुजरात के खेड़ा में किसानों का आंदोलन। ये उनके भारतीय राजनीतिक सफर के लॉन्चिंग पैड्स बने एक तरह से। हाँ, इन तीनों में क्या बात कॉमन थी? देखिए, कॉमन ये था कि ये तीनों संघर्ष विशिष्ट स्थानीय मुद्दों, मतलब स्पेसिफिक लोकल इश्यूज से जुड़े थे। अच्छा। और जनता की आर्थिक मांगों, इकोनॉमिक डिमांड्स पर केंद्रित थे। बड़े नेशनल पॉलिटिकल क्वेश्चंस की बजाय उन्होंने आम आदमी की रोजमर्रा की तकलीफों, उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से शुरुआत की। चंपारण और खेड़ा किसानों से जुड़े थे और अहमदाबाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स से। ये दिखाता है कि वो ग्रास रूट्स लेवल पर बदलाव लाना चाहते थे, बिल्कुल नीचे से। चलिए चंपारण से शुरू करते हैं। कहानी काफी पुरानी है, 19वीं सदी में शुरू होती है, जब यूरोपियन बागान मालिक, यूरोपियन प्लांटर्स ने किसानों से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट किए कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील, इंडिगो उगाना ही पड़ेगा। इसे तिनकठिया सिस्टम कहते थे। जरा सोचिए, अपनी ही जमीन पर क्या उगाना है ये भी कोई और तय कर रहा है, और वो भी नुकसान उठाकर। कितना अनफेयर रहा होगा ये किसानों के लिए। बिल्कुल। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। जर्मनी में सिंथेटिक डाइज बन गई और नील की डिमांड इंटरनेशनली गिर गई। अच्छा। अब बागान मालिक किसानों को नील की खेती से मुक्त तो करना चाहते थे, लेकिन यहां भी उन्होंने अपना फायदा देखा। अरे, इस मुक्ति के बदले उन्होंने लगान, मतलब रेंट, बढ़ा दिया और कई तरह की इल्लीगल ड्यूज करनी शुरू कर दी। मतलब जाते जाते भी किसानों को निचोड़ना चाहा उन्होंने। ये एक्सप्लॉयटेशन की हद थी। जबरदस्ती। सोर्स ये भी बताता है कि 1908 में इसके खिलाफ विरोध भी हुआ था, लेकिन उसे दबा दिया गया और वसूली जारी रही। हाँ। फिर राजकुमार शुक्ला नाम के एक स्थानीय किसान ने ठान लिया कि वो गांधी जी को चंपारण लाएंगे ही लाएंगे। वो महीनों गांधी जी के पीछे पड़े रहे, लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक। ये दिखाता है कि गांधी जी की छवि एक ऐसे लीडर की बन चुकी थी जो गरीबों और शोषितों के लिए खड़ा होता है, जिससे लोगों को उम्मीद थी। बिल्कुल। और जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो वहां के कमिश्नर ने उन्हें तुरंत जिला छोड़ने का हुक्म दे दिया। अच्छा। अधिकारियों को लगा होगा कि ये भी बाकी नेताओं की तरह मान जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन गांधी जी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो कानून तोड़ने की सजा भुगतने को तैयार हैं। अरे वाह! ये भारत में सिविल डिसोबीडियंस का पहला बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन था, ऐसा कहा जा सकता है। तिलक और एनी बेसेंट जैसे बड़े नेता भी निकाले जाने पर आदेश मान लेते थे, चाहे बाद में प्रोटेस्ट करें। गांधी जी का ये कदम बिल्कुल नया और बहुत बोल्ड था। कमाल है, पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसोबीडियंस का ये तरीका इतना अप्रत्याशित था कि शायद ऊपर बैठी भारत सरकार भी इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी, या शायद वो गांधी जी को अभी उस तरह से विद्रोही मानने की आदी नहीं थी। हो सकता है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को पीछे हटने को कहा और गांधी जी को जांच जारी रखने की इजाजत दे दी। ये तो पहली बॉल पर 6 मारने जैसा था। हाँ, बिल्कुल। अथॉरिटी को सीधे चैलेंज करना और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना, इसने गांधी जी और उनके तरीके दोनों की धाक जमा दी। सही। अब गांधी जी ने पूरी मेथोडिकल तरीके से किसानों की शिकायतों की जांच शुरू की। यहां भी उनका तरीका देखने लायक था। कैसा? वो और उनके सहयोगी, जिनमें बृज किशोर और राजेंद्र प्रसाद जैसे बिहार के नामी वकील और बुद्धिजीवी थे, महादेव देसाई और नरहरि पारेख जैसे गुजरात के युवा साथी थे, और जेबी कृपलानी जैसे लोग शामिल थे। ये सब गांव-गांव घूमते, सुबह से शाम तक किसानों के बयान दर्ज करते, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते, ताकि जानकारी बिल्कुल सटीक हो। मतलब पूरी थरो इन्वेस्टिगेशन। हाँ, ये कोई एसी कमरे में बैठकर बनाई गई रिपोर्ट नहीं थी। ये जमीनी हकीकत पर आधारित थी, बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर। सरकार पर दबाव बना होगा फिर तो। बिल्कुल। और उन्होंने मामले की जांच के लिए एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई और गांधी जी को भी उसका सदस्य बनाया। अरे वाह, ये तो अपने आप में एक जीत थी। हाँ, गांधी जी और उनकी टीम ने करीब 8000 किसानों से सबूत इकट्ठा किए थे। हाँ। तो इस डिटेल्ड एविडेंस के आधार पर उन्हें आयोग को यह समझाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि तिनखटिया सिस्टम गलत है, इसे खत्म किया जाए और किसानों से जो पैसा अवैध रूप से वसूला गया है उसका मुआवजा दिया जाए। फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की उन्होंने। लेकिन फिर मुआवजे पर कुछ समझौता हुआ था शायद। हाँ, अब यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। मुआवजे पर समझौते के तहत गांधी जी इस बात पर सहमत हो गए कि बागान मालिक अवैध वसूली का केवल 25%, 25% ही वापस करें। सिर्फ 25%? इस पर आलोचना नहीं हुई कि पूरा पैसा क्यों नहीं मांगा? हुई।
कुछ लोगों ने आलोचना भी की, लेकिन गांधी जी का तर्क था कि पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बागान मालिकों की प्रतिष्ठा, उनका प्रेस्टीज और उनका दबदबा टूटा है। अच्छा। उनका मानना था कि ये जो सिंबॉलिक हार है प्लांटर्स के लिए, ये ज्यादा बड़ी चोट है। ये दिखाता है कि गांधी जी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मॉरल और साइकोलॉजिकल विक्ट्री पर भी जोर देते थे। और उनका आकलन सही निकला। सोर्स बताता है कि इस झटके के बाद एक दशक के अंदर ही ज्यादातर यूरोपीय बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। हाँ। ये भारत में गांधीवादी सत्याग्रह की पहली बड़ी ठोस सफलता थी। इसने दिखा दिया कि बिना हिंसा के अगर संगठित और अनुशासित तरीके से लड़ा जाए तो ताकतवर विरोधी को भी झुकाया जा सकता है। बिल्कुल। चंपारण की ठीक बाद गांधी जी का ध्यान अहमदाबाद के मिल मजदूरों के संघर्ष पर गया। हाँ, अहमदाबाद। वहां मजदूरों और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद चल रहा था। हुआ ये था कि प्लेग महामारी के दौरान मजदूरों को शहर छोड़ने से रोकने के लिए मालिकों ने एक बोनस देना शुरू किया था। जब महामारी खत्म हुई तो मालिक वो बोनस बंद करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन मजदूर इसे जारी रखना चाहते थे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी और उनकी तनख्वाह गुजारे के लिए काफी नहीं थी। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल लोग महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस की मांग करते हैं। हाँ, बिल्कुल रेलेवेंट है। और शहर के जो ब्रिटिश कलेक्टर थे, उन्हें डर था कि ये विवाद बढ़ सकता है, हिंसा हो सकती है, तो उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी कि वो मिल मालिकों पर दबाव डालकर कोई समझौता कराएं। लेकिन यहाँ एक पेंच था, है ना? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात ये थी कि शहर के बड़े मिल मालिकों में से एक थे अंबालाल साराभाई। वो गांधी जी के करीबी मित्र थे और उन्होंने हाल ही में गांधी जी के साबरमती आश्रम को बड़ी आर्थिक मदद देकर बंद होने से बचाया था। ओह, तो यहाँ दोस्ती और सिद्धांत के बीच एक कश्मकश की स्थिति बन गई होगी। बिल्कुल, बहुत मुश्किल स्थिति। गांधी जी ने क्या किया फिर? गांधी जी ने दोनों पक्षों, मिल मालिकों और मजदूरों को मनाया कि मामले को एक ट्रिब्यूनल के जरिए सुलझाया जाए, मतलब आर्बिट्रेशन से। लगा कि मामला शांति से निपट जाएगा। लेकिन तभी मिल मालिकों ने मजदूरों की एक छोटी असंगठित सी हड़ताल का बहाना बनाकर समझौते से हाथ खींच लिया। अरे! उन्होंने सिर्फ 20% बोनस देने की पेशकश की और धमकी दी कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये तो सरासर वादा खिलाफी थी। हाँ, ये तो गलत था। समझौते का इस तरह टूटना गांधी जी ने बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने मजदूरों को सलाह दी कि वे हड़ताल, स्ट्राइक पर जाएं। अच्छा। लेकिन सिर्फ हड़ताल की सलाह नहीं दी, उन्होंने बाकायदा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन कॉस्ट्स, मिलों के प्रॉफिट्स और मजदूरों की कॉस्ट ऑफ लिविंग का पूरा एनालिसिस किया। वाह, मतलब पूरा होमवर्क? हाँ, इस डिटेल्ड स्टडी के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मजदूरों की 35% वेतन वृद्धि की मांग बिल्कुल जायज है। पूरा डेटा के साथ अपना पक्ष रखा उन्होंने। हड़ताल शुरू हुई फिर? गांधी जी रोज साबरमती नदी के किनारे मजदूरों की सभा लेते थे, उन्हें संबोधित करते थे। एक डेली न्यूज बुलेटिन भी निकालते थे ताकि सब तक सही जानकारी पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, वो लगातार इस बात पर जोर देते थे कि हड़ताल पूरी तरह अहिंसक हो। हाँ, अनुशासन। मालिकों के खिलाफ या हड़ताल तोड़ने वाले दूसरे मजदूरों, जिन्हें ब्लैक लेग्स कहते हैं, उनके खिलाफ कोई हिंसा या बदसलूकी न हो। अनुशासन उनके लिए सर्वोपरि था। और इस संघर्ष में गांधी जी की एक मुख्य सहयोगी कौन थी पता है? अंबालाल साराभाई की बहन अनसुया बेन। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, सोचिए क्या स्थिति होगी। भाई, शहर के प्रमुख मिल मालिकों में से एक और बहन मजदूरों के हक के लिए भाई के खिलाफ खड़ी हैं गांधी जी के साथ। ये बिल्कुल किसी फैमिली ड्रामा जैसा लगता है। सही में रिश्ते, दोस्ती, सिद्धांत सब आपस में उलझ गए होंगे। हाँ, अनसुया बेन ने मजदूरों का पूरा साथ दिया। हड़ताल कुछ दिन चली, फिर जैसा कि होता है मजदूरों का मनोबल टूटने लगा। हाँ, स्वाभाविक है। सभाओं में भीड़ कम होने लगी, कुछ लोग काम पर लौटने की सोचने लगे और हड़ताल तोड़ने वालों के प्रति गुस्सा भी बढ़ने लगा। घर चलाना मुश्किल हो जाता है लंबी हड़ताल से। बिल्कुल। ऐसी नाजुक स्थिति में मजदूरों को एकजुट रखने और उनका संकल्प मजबूत करने के लिए गांधी जी ने उपवास, फास्ट पे जाने का फैसला किया। ये उनका एक और पावरफुल टूल था। उन्होंने पहले ही मजदूरों से वादा भी किया था कि अगर हड़ताल के कारण भूखमरी की नौबत आई तो वो सबसे पहले भूखे रहेंगे। अच्छा। तो ये उपवास उस वादे को निभाना भी था। लेकिन जाहिर है इसका असर मिल मालिकों पर भी पड़ा। गांधी जी का उपवास उन पर एक नैतिक दबाव, मॉरल प्रेशर बन गया। खासकर अम्मालाल साराभाई के लिए तो बहुत मुश्किल स्थिति रही होगी। बिल्कुल, दोस्त का उपवास। और नतीजा क्या निकला?
दबाव काम कर गया। हाँ, दबाव काम कर गया। मिल मालिक नरम पड़े और पूरे मामले को वापस ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए राजी हो गए। चलिए, देर से ही सही। हाँ, हड़ताल खत्म हुई। बाद में ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया और मजदूरों की 35% वृद्धि की मांग को मान लिया। वाह, ये गांधी जी के तरीकों की एक और महत्वपूर्ण जीत थी। बिल्कुल। चंपारण और अहमदाबाद के साथ ही इसी दौरान मतलब 1918 में ही गुजरात के खेड़ा जिले में भी एक महत्वपूर्ण किसान संघर्ष हुआ था, है ना? हाँ, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा का मामला थोड़ा अलग था चंपारण से। कैसे? वहां फसल खराब होने की वजह से किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे और कानून ये कहता था कि अगर फसल 1/4 से भी कम हो तो लगान पूरी तरह माफ हो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो कानून में था। हाँ, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। तो यहाँ मुद्दा आर्थिक होने के साथ साथ कानूनी और सैद्धांतिक भी था कि क्या सरकार खुद अपने बनाए नियमों का पालन करेगी, खासकर गरीबों और किसानों के मामले में। ये तो बड़ा सवाल था। इस आंदोलन में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी उभर कर सामने आए, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के इतने बड़े स्तंभ बने। बिल्कुल। खेड़ा सत्याग्रह से ही सरदार पटेल का राष्ट्रीय पटल पर एक तरह से आगमन हुआ। अच्छा। खेड़ा में सत्याग्रह का तरीका था लगान ना देना। किसानों ने शपथ ली कि वो लगान नहीं देंगे, चाहे सरकार उनकी जमीन जायदाद मवेशी सब जब्त कर ले। ये तो बड़ा कदम था। हाँ, सरकार ने दमन भी किया, कुर्की हुई, मवेशी उठा लिए गए, लेकिन किसान डटे रहे। ये उनकी सहन शक्ति और संकल्प की परीक्षा थी। अंत में क्या हुआ? सरकार झुकी? अंत में सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि ये चंपारण जैसी बिल्कुल स्पष्ट जीत नहीं थी। सरकार ने एक गोपनीय सीक्रेट आदेश जारी किया कि लगान सिर्फ उन्हीं से वसूला जाए जो देने में सक्षम है। गरीबों को माफ कर दिया जाए। अच्छा, मतलब पूरी तरह माफी नहीं, पर राहत मिली। हाँ, गांधी जी ने इसे संतोषजनक माना और आंदोलन वापस ले लिया। तो खेड़ा सत्याग्रह भले ही चंपारण जितनी निर्णायक जीत ना रहा हो, लेकिन इसका महत्व कम नहीं था शायद। बिल्कुल कम नहीं था। इसने गुजरात के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक चेतना फैलाई, वल्लभ भाई पटेल जैसे नए जमीनी नेता दिए और सत्याग्रह के तरीके को एक और कसौटी पर परखा। इसने दिखाया कि किसान अगर संगठित हो जाएं तो सरकार की नाइंसाफी का मुकाबला कर सकते हैं। सही बात है। तो ये थे गांधी जी के भारत में शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण संघर्ष, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। इन्होंने न सिर्फ स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि राष्ट्रीय पटल पर गांधी जी और उनके सत्याग्रह के तरीके को स्थापित कर दिया। हाँ, इन संघर्षों ने एक तरह से स्टेज सेट कर दिया। लोगों ने और दूसरे नेताओं ने भी देखा कि ये नया तरीका, या अहिंसक प्रतिरोध और सत्य पर आग्रह, ये सिर्फ नैतिक रूप से सही ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है, कारगर भी है। इसने आने वाले बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछली बार हमने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पर बात खत्म की थी। अब देखते हैं गांधी जी का अगला कदम क्या था। हाँ। जैसे ही अहमदाबाद का मामला ठंडा पड़ने लगा, गांधी जी का ध्यान गया खेड़ा जिले के किसानों पर जो फसल खराब होने से बहुत परेशान थे। विपिन चंद्रा की किताब बताती है कि उनकी हालत वाकई खराब थी। बिल्कुल। और असल दिक्कत ये थी कि फसल चौपट होने के बावजूद सरकार उनकी लगान माफी की अर्जियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। मतलब किसान गिड़गिड़ा रहे हैं और सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के कुछ सदस्य थे, विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने खुद गए वो। हाँ, खुद जाकर मामले की जांच पड़ताल की और इस पूरी तहकीकात से ये बात साफ हो गई कि किसानों की मांगे एकदम जायज थी। उनकी परेशानी कोई बहाना नहीं थी। अच्छा, तो उस वक्त लगान माफी का कोई कायदा कानून था? मतलब किस आधार पे वो माफी मांग रहे थे? कोई बेसिस था? हाँ, बिल्कुल। एक नियम था रेवेन्यू कोड में। ओके। उसके हिसाब से अगर फसल की पैदावार जो नॉर्मल उपज होती है ना, हाँ, उसके 1/4 यानी 25% से भी कम हो तो किसानों को लगान पूरी तरह से माफ करवाने का हक था। अच्छा, पूरा हक था? मतलब पूरा हक था। और खेड़ा में जांच के बाद यही सामने आया कि फसल सचमुच 25% से भी कम हुई थी, तो टेक्निकली वो माफी के हकदार थे। तो जब ये साफ हो गया कि मांगे जायज हैं और सरकार सुन नहीं रही, फिर आंदोलन कैसे शुरू हुआ? क्योंकि अर्जी फरियाद तो बेकार जा रही थी। देखिए, यहाँ पर गुजरात सभा ने इनिशिएटिव लिया। गुजरात सभा? हाँ, जिसके प्रेसिडेंट उस वक्त गांधी जी ही थे। जब अर्जियों, याचिकाओं मतलब पिटिशंस वगैरह से कोई नतीजा नहीं निकला, कोई सुनवाई नहीं हुई, तब गांधी जी ने किसानों को सलाह दी, लगान देना बंद कर दो।
नो रेंट कैंपेन। अरे वाह, मतलब सीधी कार्रवाई। सोर्स में गांधी जी के शब्द भी दिए हैं शायद। हाँ, उन्होंने किसानों से कहा कि इस तरह के बदले की भावना और जुल्म के खिलाफ मरते दम तक लड़ो। बाप रे, ये तो बहुत पावरफुल बात है। बिल्कुल। और ये भी कि दिखा दो कि लोगों की सहमति के बिना उन पर शासन करना असंभव है। मतलब सीधे सीधे सरकार को चुनौती। क्या आपकी हुकूमत हमारी मर्जी पर टिकी है? एग्जैक्टली। क्या हम चाहें तो आप राज नहीं कर सकते? कमाल है। हाँ बिल्कुल। और इस लड़ाई में गांधी जी अकेले नहीं थे। उनका साथ देने कई युवा नेता सामने आए, जैसे वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय खेड़ा जिले के ही एक नौजवान उभरते हुए वकील थे। हाँ, पटेल तो वहीं के थे। और इंदुलाल याग्निक जैसे कई और जोशीले नौजवान। इन सब ने गांधी जी के साथ गांव-गांव घूमकर किसानों का हौसला बढ़ाया। उन्हें समझाया कि देखो, सरकार दबाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें डटे रहना है। सरकारी दमन मतलब सरकार ने सख्ती दिखाई होगी। जिस तरह की सख्ती? बिल्कुल दिखाई। सरकार अपने पर आई तो उसने किसानों के मवेशी यानी गाय, भैंस, बैल वगैरह जब्त करने शुरू कर दिए। घरों से सामान उठाना शुरू कर दिया। यहां तक कि खेतों में जो थोड़ी बहुत फसल खड़ी थी उसे भी कुर्क कर लिया। मतलब सरकार ने अपनी कब्जे में ले लिया। हाँ, अपने कब्जे में ले लिया। सोचिए, जिस किसान की फसल पहले ही बर्बाद हो गई, उसके जीने का जो भी थोड़ा बहुत सहारा बचा था वो भी छीना जा रहा था। ये तो बहुत ही मुश्किल। हाँ, ये आज के जमाने में जैसे कोई बैंक लोन ना चुका पाने पर घर का सामान उठा ले जाता है ना, हाँ हाँ, वैसी ही स्थिति थी। बस यहाँ करने वाली खुद सरकार थी। ये तो बहुत ही बुरे हालात थे। ऐसे में किसानों ने हिम्मत कैसे बनाए रखी? कमाल की बात यह हुई कि किसानों से बाकायदा शपथ ली गई। शपथ? हाँ, कि वो लगान नहीं देंगे। सबने मिलकर कसम खाई। और इसमें सिर्फ वही किसान नहीं थे जो बेचारे सच में लगान नहीं दे सकते थे। अच्छा। जो अमीर किसान थे, जिनके पास पैसा था, जो आराम से लगान भर सकते थे, उन्होंने भी कसम खाई कि हम भी लगान नहीं देंगे। अमीर किसानों ने ऐसा क्यों किया? वो तो दे सकते थे। हाँ, यही तो बात है। इसके पीछे एक गहरी सोच थी, एक एकजुटता, सॉलिडारिटी का भाव था। अगर अमीर किसान अपना लगान भर देते तो सरकार का पूरा दबाव गरीब किसानों पर आ जाता। वो बेचारे डर के मारे या सामाजिक दबाव में अपनी बची कुची चीजें बेच देते या फिर साहूकारों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेकर लगान चुकाते। सही बात है। इसलिए अमीर किसानों ने कहा कि जब तक गरीबों की मांग पूरी नहीं होती, हम भी साथ खड़े हैं, हम भी नहीं देंगे। ये तो जबरदस्त एकता थी। बिल्कुल। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी कॉलोनी में पानी की दिक्कत है, तो जिनके घर टंकी बड़ी है वो भी बाल्टी लेकर लाइन में लग जाएं ताकि सबकी समस्या एक साथ हल हो। हाँ, ये कम्युनिटी स्पिरिट का एक बेहतरीन उदाहरण था वाकई। बिल्कुल। लेकिन क्या इस शपथ में कोई शर्त भी थी या बस ये था कि देना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं, शर्त थी। ये एकता बहुत जरूरी थी, लेकिन प्रैक्टिकल भी थी। अच्छा। शपथ में ये बात शामिल थी कि अगर सरकार लगान वसूली स्थगित कर देती है, मतलब कलेक्शन रोक देती है और रियायत देती है, हाँ, तो जो किसान देने की हालत में है वे अपना पूरा बकाया चुका देंगे। मकसद सरकार को झुकाना था, खजाना खाली करना नहीं। वो बस मोहलत और वाजिब माफी मांग रहे थे। लेकिन किसानों पर तो पहले से ही कई मुसीबतें थीं। सोर्स बताता है कि उस इलाके में प्लेग भी फैला हुआ था, महंगाई आसमान छू रही थी और सूखा भी पड़ा था। हाँ, हालात बहुत खराब थे। इतने सारे दबाव झेलते हुए क्या वो टिक पाए? आंदोलन कितना लंबा चला? आपने सही मुद्दा उठाया। हालात बहुत ही खराब थे। प्लेग, महंगाई, सूखा और ऊपर से सरकार का दमन। लंबे संघर्ष के कारण किसानों में कमजोरी के लक्षण दिखने लगे थे, हिम्मत टूटने लगी थी। तभी गांधी जी को कहीं से भनक लगी कि सरकार ने अंदर ही अंदर अपने अफसरों को कुछ गुप्त निर्देश जारी किए हैं। गुप्त निर्देश? कैसे निर्देश? निर्देश ये थे कि लगान की वसूली सिर्फ उन्हीं किसानों से सख्ती से की जाए जो वाकई देने की हालत में है, बाकियों को ज्यादा परेशान न किया जाए। अरे, ये तो वही बात हो गई जो वो मांग रहे थे। एग्जैक्टली। अब देखिए मजे की बात, गांधी जी और गुजरात सभा शुरू से यही तो कह रहे थे कि जो दे सकते हैं उनसे ले लो, जो नहीं दे सकते उन्हें छोड़ दो। हाँ, लेकिन सरकार ये बात खुलकर मान लेती, पब्लिकली अनाउंस कर देती, तो उसकी इज्जत कम हो जाती ना। हाँ, ईगो प्रॉब्लम। उसकी नाक नीची हो जाती कि देखो गांधी जी के सामने झुक गए। बिल्कुल। ये बिल्कुल वैसा है जैसे ऑफिस में बॉस आपकी सलामान तो लेता है, पर मीटिंग में ऐसे पेश करता है जैसे ये उसी का ब्रिलियंट आइडिया था, आपका नाम तक नहीं लेता। हाँ, सही कहा। तो फिर आंदोलन खत्म कर दिया गया जब पर्दे के पीछे ही सही मांग मान ली गई। हाँ, इन्हीं हालातों में आंदोलन वापस ले लिया गया, क्योंकि असल मकसद तो किसानों को राहत दिलाना था, जो अब मिल रही थी, भले ही गुपचुप तरीके से। गांधी जी ने बाद में खुद भी लिखा कि तब तक लोग थक चुके थे और वो खुद भी संघर्ष को किसी सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मतलब एक तरह से एक ऑनरेबल एग्जिट खोज रहे थे।
हाँ बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे घर में कोई लंबी बहस चल रही हो और आखिर में सब इतने थक जाएं कि बिना किसी साफ हार जीत के बस मामला शांत कर दिया जाए। समझ गई। तो ये जो शुरुआती 3 बड़े आंदोलन हुए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इनका कुल मिलाकर गांधी जी की राजनीति और देश पर क्या असर हुआ? एक तरह से कंसोलिडेशन हुआ क्या? बिल्कुल, इन तीनों आंदोलनों ने जो अलग-अलग मुद्दों और जगहों पर हुए, गांधी जी की राजनीति का जो खास स्टाइल था, उनका जो तरीका था सत्याग्रह, उसे पूरे देश के सामने रख दिया। हाँ, ये एक तरह से उनके मेथड्स का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। इनसे गांधी जी को भारत के आम लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने और उनकी समस्याओं को बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर समझने में मदद मिली। मतलब जमीनी हकीकत से जुड़ गए। हाँ, वो सिर्फ ऊपर ऊपर के नेता नहीं रहे, उन्हें जनता की ताकत का भी अंदाजा हुआ और उनकी कमजोरियों का भी। साथ ही उन्हें अपनी राजनीतिक शैली की वायबिलिटी, यानी वो कितनी कारगर है, इसकी बेहतर समझ मिली। कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, खासकर नौजवानों का सम्मान और समर्पण मिला। ये युवा कार्यकर्ता इस बात से बहुत प्रभावित थे कि ये नेता सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें नहीं करता, बल्कि आम भारतीयों की छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी लड़ने को तैयार है, उनके साथ खड़ा होता है। सही बात है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। कह सकते हैं कि इन आंदोलनों ने गांधी जी की क्रेडिबिलिटी बनाई, उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित किया जो जनता से जुड़ा है और उनके लिए जोखिम उठाने को तैयार है। एक ब्रांड बन गया। इसी गुडविल और अनुभव के आधार पर, जैसा सोर्स बताता है, गांधी जी ने फरवरी 1919 में एक और बड़े राष्ट्रव्यापी विरोध का बिगुल बजाया। इस बार मुद्दा क्या था? इस बार मुद्दा था वो बदनाम कानून जिन्हें ब्रिटिश सरकार लाने की धमकी दे रही थी। अच्छा। 2 बिल थे जिन्हें रॉलेट बिल कहा जाता था। ये नाम उस कमेटी के चेयरमैन सर सिडनी रॉलेट के नाम पर पड़ा था, जिसने इन कानूनों का मसौदा तैयार किया था। रॉलेट बिल्स। इन बिल्स में ऐसा क्या खास था कि पूरे देश में इतना गुस्सा भड़क गया? देखिए, कहने को तो इनका मकसद था आतंकवादी हिंसा को रोकना, पर असल में ये कानून भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता, जिसे हम सिविल लिबर्टीज कहते हैं, हाँ, उस पर बहुत गंभीर हमला थे। मतलब इन कानूनों के तहत सरकार को बेहिसाब ताकत मिल रही थी। वो शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। हाँ, बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक जेल में रख सकती थी, लोगों के बोलने लिखने की आजादी छीन सकती थी। ये तो बहुत खतरनाक था। बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे आज भी कभी-कभी होता है ना कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर ऐसे कानून लाए जाते हैं जिन पर मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगता है। हाँ, वो डिबेट तो चलती रहती है। बिल्कुल, और हद तो तब हो गई जब इनमें से एक बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में मौजूद सभी चुने हुए भारतीय सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया। सबने विरोध किया? हाँ, सबने। लेकिन सरकार ने उनकी एक न सुनी और बड़ी जल्दबाजी में उसे पास कर दिया। सोचिए, जिन नेताओं को लोगों ने चुनकर भेजा, उनकी आवाज का कोई वजन ही नहीं। ये तो सरासर बेइज्जती थी। बिल्कुल। सरकार के इस रवैये को पूरे राजनीतिक भारत ने अपना घोर अपमान समझा। अपमान इसलिए भी ज्यादा चुभा क्योंकि ये सब तब हो रहा था जब पहला विश्व युद्ध अभी-अभी खत्म हुआ था। हाँ, उस वक्त तो उम्मीदें ज्यादा थी। लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध में भारत के सहयोग के बदले सरकार कुछ बड़ी संवैधानिक रियायतें देगी, मतलब पॉलिटिकल राइट्स बढ़ाएगी। लेकिन मिला क्या? रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून। मतलब उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जैसे किसी ने बहुत मेहनत से परीक्षा दी हो और रिजल्ट में पास होने की जगह फेल कर दिया जाए। एग्जैक्टली। वही हुआ। तो जब काउंसिल में बहस, विरोध यानी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके नाकाम हो गए, तब गांधी जी सामने आए। हाँ, जब लगा कि अपील, दलील, बहस का कोई रास्ता बचा नहीं, तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू करने का सुझाव दिया। फिर से सत्याग्रह? हाँ, इसके लिए फौरन एक सत्याग्रह सभा बनाई गई और जो होम रूल लीग के युवा सदस्य थे, हाँ, वो तो पहले से ही एक्टिव थे। हाँ, वो पहले से ही सरकार के रवैये से खासे नाराज थे और अपनी आवाज बुलंद करने का मौका तलाश रहे थे। वो बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो गए। इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कैसे हुई? लॉजिस्टिक्स कैसे संभालें? मतलब देश भर में करना था। दिलचस्प बात यह है कि जैसा सोर्स बताता है, होम रूल लीग के सदस्यों की जो पुरानी एड्रेस लिस्ट्स थी, अच्छा, पुरानी लिस्टें निकाली। हाँ, उन्हें निकाला गया, उनसे दोबारा संपर्क साधा गया और प्रचार का काम शुरू हुआ। ये कुछ वैसा ही है जैसे आजकल किसी नए कैंपेन के लिए हम पुराना व्हाट्सएप ग्रुप या कॉलेज अलमनाई नेटवर्क को फिर से एक्टिवेट कर देते हैं। हाँ, और मैसेज फैलाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। विरोध का तरीका क्या तय हुआ? ये तय हुआ कि पूरे देश में एक दिन हड़ताल रखी जाएगी, साथ में उपवास और प्रार्थना होगी। ओके, हड़ताल, उपवास, प्रार्थना। हाँ, इसके अलावा
ये भी तय हुआ कि कुछ खास कानूनों की शांतिपूर्वक अवज्ञा की जाएगी, यानी सिविल डिसोबीडियंस। हम आपका कानून नहीं मानेंगे, पर शांति से। तारीख भी तय हुई होगी इसके लिए। हाँ, सत्याग्रह शुरू करने की तारीख 6 अप्रैल 1919 तय की गई। 6 अप्रैल। लेकिन अक्सर जैसा होता है, प्लानिंग और रियलिटी में फर्क आ जाता है। जो आंदोलन सामने आया, वो जैसा सोचा गया था उससे काफी अलग निकला। अलग कैसे? क्या गड़बड़ हो गई? प्लान के मुताबिक नहीं हुआ? सबसे पहले तो दिल्ली में तारीखों को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो गया। अरे, और वहां 6 अप्रैल के बजाय 30 मार्च को ही हड़ताल हो गई, और उस दिन सड़कों पर काफी हिंसा भी भड़क गई। ओ, मतलब शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। जैसे कोई बड़ा इवेंट प्लान करो और आधे मेहमान गलत दिन पहुंच जाएं और वहां हंगामा भी कर दें। बिल्कुल। और फिर ऐसा लगा कि यही पैटर्न बाकी जगहों पर भी दोहराया गया जहां इस आह्वान का असर हुआ। जहां भी विरोध प्रदर्शन हुए, वहां आमतौर पर शांति की जगह हिंसा और अव्यवस्था फैल गई। सब जगह। खासतौर पर पंजाब में प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। पंजाब में क्यों? वहां ऐसी क्या खास बात थी, कितना ज्यादा? पंजाब ने पहले ही बहुत कुछ झेला था। विश्व युद्ध के दौरान वहां सरकार ने बहुत सख्ती दिखाई थी। जबरन लोगों को सेना में भर्ती किया गया था। हाँ, वो जिक्र आया था। और फिर युद्ध के बाद बीमारियां फैली जिनसे बहुत तबाही हुई थी। तो वहां लोगों में गुस्सा पहले से ही बहुत भरा हुआ था। रॉलेट एक्ट ने उस गुस्से को बस भड़का दिया। एक चिंगारी का काम किया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि अमृतसर और लाहौर जैसे बड़े शहरों में हालात सरकार के काबू से बाहर होने लगे। गांधी जी ने क्या किया जब उन्हें पता चला कि उनका अहिंसक आंदोलन हिंसक होता जा रहा है? उन्हें तो बुरा लगा होगा ना? बहुत। गांधी जी ने फौरन पंजाब जाकर लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और वापस बम्बई डिपोर्ट कर दिया। उन्हें जाने नहीं दिया? नहीं, वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बम्बई और यहां तक कि उनका अपना गृह राज्य गुजरात, जिसमें अहमदाबाद भी शामिल था, वहां भी हिंसा की आग लगी हुई थी। उनके अपने गुजरात में भी? हाँ, तब उन्होंने फैसला किया कि वो पंजाब जाने की बजाय वहीं रुककर पहले अपने इलाके में शांति कायम करने की कोशिश करेंगे। ये दिखाता है कि जन आंदोलनों को लीड करना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। लीडर की मंशा नेक हो सकती है, लेकिन भीड़ का मिजाज कब बदल जाए और कैसे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ जाएं, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। कंट्रोल रखना आसान नहीं है। और उधर पंजाब में स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई, जैसा कि हमें पता है। जलियांवाला बाग की तरफ बढ़ रही थी कहानी। हाँ, पंजाब में, खासकर अमृतसर में, घटनाएं बहुत दुखद मोड़ ले रही थी। 10 अप्रैल को वहां 2 बहुत लोकप्रिय स्थानीय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। हाँ, उनका नाम सुना है। उन्हें सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में गुस्साई भीड़ ने टाउन हॉल और डाकघर पर हमला कर दिया, टेलीग्राफ के तार काट दिए और कुछ यूरोपियन लोगों पर भी हमला हुआ, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इसके बाद सरकार का क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने सख्ती दिखाई होगी। बिल्कुल। स्थिति को बेकाबू होता देख सेना बुला ली गई और शहर का चार्ज जनरल डायर को सौंप दिया गया। जनरल डायर? हाँ, जनरल डायर ने आते ही सबसे पहले शहर में किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग या लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी, मार्शल लॉ जैसा माहौल बना दिया। और फिर आया 13 अप्रैल, बैसाखी का वो दिन, जलियांवाला बाग। हाँ, 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का बड़ा त्योहार होता है। उस दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। इनमें बहुत से लोग आसपास के गांवों से आए थे, जो त्योहार मनाने आए थे। हाँ, जो बैसाखी मनाने शहर आए थे, और उन्हें शायद जनरल डायर के हुक्म की या तो जानकारी नहीं थी या उन्होंने उसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया। वो बस एक शांतिपूर्ण सभा के लिए वहां जमा हुए थे। और जनरल डायर ने क्या किया जब उसे पता चला? जनरल डायर को जब पता चला कि उसके हुक्म की नाफरमानी करके लोग बाग में जमा हैं, तो वो गुस्से से भर गया। वो अपने सैनिकों को लेकर बाग के अंदर जाने के एकमात्र तंग रास्ते से घुसा। उसे ब्लॉक कर दिया? हाँ, उसे बंद किया और बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। बिना किसी चेतावनी के? उस भीड़ में औरतें, बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग थे। ये कैसे? कोई चेतावनी नहीं। सोर्स के मुताबिक गोलीबारी लगातार 10 मिनट तक चलती रही। सैनिक तब रुके जब उनका गोला बारूद लगभग खत्म हो गया। 10 मिनट तक लगातार फायरिंग? हाँ, और जनरल डायर को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था, जिसे उसने खुद रोक रखा था। 379 लोग मारे गए, लेकिन असलियत में मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। ओह गॉड, उस मंजर की भयावहता सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग जान बचाने के लिए दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बाग के बीच बने कुएं में कूद गए। एक भयानक, सोचा समझा हत्याकांड था वो। इस बर्बरता का, इस हैवानियत का
देश पर क्या असर हुआ? पूरा देश हिल गया होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लोग सदमे में आ गए, गुस्से से भर गए। लेकिन फौरी तौर पर सरकार का दमन और बढ़ गया। और ज्यादा? हाँ, पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और अमृतसर के लोगों को जलील करने के लिए तरह तरह के अपमानजनक हुक्म दिए गए। जैसे उन्हें हुक्म दिया गया कि जिस गली में यूरोपियन पर हमला हुआ था, वहां से गुजरते वक्त पेट के बल रेंग कर चलें। क्या रेंग कर? हाँ, क्रॉलिंग ऑर्डर कहते थे इसे। ये सब जानबूझकर किया गया था ताकि लोगों का स्वाभिमान तोड़ा जा सके, उनमें खौफ बैठाया जा सके, पूरी तरह से डीमोरलाइज करने की कोशिश। ये तो अविश्वसनीय है। ऐसे भयानक माहौल में गांधी जी ने क्या फैसला लिया? उन्होंने सत्याग्रह वापस ले लिया? गांधी जी इस पूरी हिंसा से, जो उनके सत्याग्रह के आह्वान के बाद देश भर में फैली थी, और खासकर जलियांवाला बाग की खबर सुनकर बहुत दुखी और स्तब्ध थे। उन्हें महसूस हुआ कि शायद देश अभी इतने बड़े पैमाने पर अहिंसक सत्याग्रह के अनुशासन के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को ये आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन क्या इसका मतलब ये था कि गांधी जी का अहिंसा या सत्याग्रह से भरोसा उठ गया था, या उन्हें लगा कि भारतीय लोग इसके काबिल नहीं हैं, कि ये तरीका काम नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स भी यही कहता है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक पॉज था, रणनीति के तहत पीछे हटना था, सिद्धांत का त्याग नहीं। अच्छा। गांधी जी ने यह समझा कि सत्याग्रह जैसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करने से पहले लोगों को अहिंसा के अनुशासन में और ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। मतलब तैयारी की कमी महसूस हुई उन्हें। हाँ, और हुआ भी यही। इस घटना के ठीक 1 साल बाद उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह से भी कहीं बड़े पैमाने पर एक और राष्ट्रव्यापी संघर्ष शुरू किया, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और क्या असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे जलियांवाला बाग का जख्म भी एक वजह था? क्योंकि वो जख्म तो बहुत गहरा था। हाँ, बिल्कुल। असहयोग आंदोलन शुरू करने के जो मुख्य कारण थे, उनमें पंजाब में हुए अत्याचार, खासकर जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद का दमन एक बहुत बड़ी वजह थी। ये नाइंसाफी लोगों के दिलों में घर कर गई थी। जैसा कि टेक्स्ट में लिखा है, महात्मा का भारतीय प्रयोग शुरू हो चुका था। महात्मा का भारतीय प्रयोग शुरू हो चुका था। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। हाँ, ये दिखाती है कि ये तो बस शुरुआत थी एक लंबी लड़ाई के, जिसमें हार जीत, प्रयोग, सीखना और फिर आगे बढ़ना, ये सब शामिल था। गांधी जी हर अनुभव से सीखकर अपनी रणनीति को और मजबूत कर रहे थे। बिल्कुल, ये सफर अभी लंबा चलना था। हाँ। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 14, Gandhiji's Early Career and Activism of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.